देखिए फ्रेंड्स, अपन राजस्थान की फिजियोग्राफी के अंदर जो 4 मेजर डिवीजन है उसका 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है वो है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल का जो मेजर मीनिंग है वो ये है कि राजस्थान के अंदर एक भारतीय महान जल विभाजक रेखा जो ऊपर से यानी पंजाब की तरफ से आती है और यहां पर आकर ये अरावली के सहारे सहारे यूं चलती हुई और अरावली में इस तरह से जैसे ही उदयपुर में आती है तो थोड़ी सी राइट यानी इस तरह से दक्षिण की तरफ होती हुई मूवमेंट करती हुई ये आगे चलती है। इसको बोलते हैं महान भारतीय जल विभाजक रेखा। देखिए, महान जल विभाजक रेखा का जो अर्थ होता है उसका मीनिंग है कि इससे ढलान इधर है यानी अरब सागर की तरफ है, तो इस ढलान की तरफ जो भी सारी नदियां हैं वो अरब सागर के अंदर मिलेगी। यानी अपन देखेंगे कि इस जल विभाजक रेखा से बाईं तरफ या उत्तर पश्चिम की तरफ जो भी नदियां हैं, जैसे इधर देखेंगे अपन लूणी है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है, माही है, ये सब जो भी नदियां अरब सागर की तरफ जा रही है वो इस महान जल विभाजक के बाईं तरफ स्थित है। और जो भी पश्चिमी बंगाल की तरफ जाती है यानी अपन पश्चिमी बंगाल की तरफ इधर की ढलान की तरफ देखें, जैसे बनास है और बनास की सहायक नदियां हैं, खारी है, कोठारी है वगैरह, इधर से ये चाहे चंबल है, यमुना की तरफ जाती है, तो जो भी बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती है वो महान जल विभाजक रेखा के दाईं तरफ स्थित है। तो इस तरह से जो भारत की महान जल विभाजक रेखा है वो रेखा ऑटोमेटिकली 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा भी है। यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का मतलब ये हुआ कि अरावली से इधर इधर बाईं तरफ या उत्तर पश्चिम की तरफ जो बारिश होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम यानी 50 49 होती हुई फिर आगे आएगी एक 25 सेंटीमीटर। तो जैसे ही 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा आएगी तो 25 सेंटीमीटर से लेकर और 50 सेंटीमीटर तक ये जो ठीक ठाक बारिश वाला, ठीक ठाक बारिश यानी 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश वाला ये एरिया है वो अपने आप को इस तरह से थोड़ा सा शुष्क मरुस्थल से थोड़ा सा ठीक ठाक मरुस्थल है, यानी यहां थोड़ी सी बारिश की मात्रा है और इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क। यानी 25 से 50 सेंटीमीटर वाला हुआ उसका नाम हो जाएगा अर्ध शुष्क। और फिर 50 से इधर का जो भी भाग है वो भाग है ये पूरी तरह से शुष्क मरुस्थल में आ जाएगा। शुष्क मरुस्थल के अंदर यहाँ 25 से होती है 20 और इस तरह से, और जैसलमेर में लास्ट में अपन सम के दौरे देखते हैं वहां पर बिल्कुल ही बारिश नहीं होती यानी वनस्पति रहित दौरे हैं। तो इस तरह से इस तरफ यानी पश्चिम की तरफ जाते हैं तो बारिश की मात्रा है वो धीरे धीरे घटती है। तो इस तरह से जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है इसको अपन मोटा मोटी तौर पे दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में इस तरह से बांटा, एक तरफ तो ये पूरी तरफ से शुष्क है यानी ये शुष्क मरुस्थल है जहां पर बारिश है वो बिल्कुल नहीं होती, यानी 0 से लेकर और 25 सेंटीमीटर तक की बारिश है। और फिर दूसरी तरफ ये लाइन लिख दी, यहां पर मैंने लिखा 25 मतलब 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बारिश की रेखा है। 25 से 50 यानी ये अरावली पर यहां पर 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इसके बीच का ये भाग है ये कहलाएगा अर्ध शुष्क। इस तरह से ये मोटा मोटी दो भाग हुए, शुष्क और अर्ध शुष्क। अब अपन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं शुष्क का मरुस्थल। यानी अपन देखते हैं कि बारिश के हिसाब से तो यहां बिल्कुल बारिश बिल्कुल कम है यानी 0 से लेकर और 25 सेंटीमीटर है। तो अपन राजनीतिक रूप से यहां पर जिलों को देखें तो जिले यहां पर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा और बीकानेर और आगे जाके और इधर गंगानगर का थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा, यानी इस तरह से ये शुष्क मरुस्थल का भाग है। अब शुष्क मरुस्थल के अंदर जो अधिकांश भाग है बारिश नहीं है और समुद्र का भाग है रेत बना है। तो यहां पर ये जो रेगिस्तान है ये रेगिस्तान यहां पर या तो रेतीला होगा या कुछ बीच में अंदर भाग है जहां पर पथरीला रेगिस्तान है। यानी पूरे शुष्क रेगिस्तान को मैंने दो भागों में बांटा।
ये बीच वाला भाग है, ये है पथरीला, यानी रेगिस्तान तो है लेकिन पथरीला रेगिस्तान है। और इस पथरीले रेगिस्तान के अलावा जो भी भाग है वो सब का सब कैसा हुआ, रेतीला भाग है, यानी धोरे और दोरों से रहित भाग। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, ये बालू का स्तूप यानी धोरे युक्त भाग हो गया, और जो पथरीला भाग है इसको कह सकते हैं बालू का स्तूप मुक्त भाग, यानी ये तो बाली का स्तूप से युक्त भाग और दूसरा एक भाग हो गया बालू का स्तूप से मुक्त भाग, यानी ये दो पार्ट हो गए। अब इस तरह से ये यहां पर धोरों के विशिष्ट प्रकार मिलते हैं। इस भाग के अंदर जो धोरों के विशिष्ट प्रकार बांट सकते हैं कि कोई भी रेत का धोरा बनेगा, स्तूप बनेगा, वो किस तरह से है। तो प्रकार ऐसे अपन कह सकते हैं कि जैसे हवा चल रही है उसी हवा के समानांतर बन गया, यानी हवा की दिशा में बन गया एक, या फिर हवा की दिशा के एकदम समकोण बन गया, यानी हवा की दिशा के अनुप्रस्थ बन गया, या फिर हो सकता है कि ये इस तरह से जो अर्धचंद्राकार प्रकार के विशिष्ट प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं जिनको बोलते हैं बरखान। ये सबसे खतरनाक प्रकार के बालू का स्तूप माने जाते हैं। दोरों में एक विशिष्ट प्रकार हो गया अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का निर्माण ऐसे होता है कि जैसे कहीं पे रेत पड़ी तो इस रेत का एक हॉर्ल बनता है, घुमाव बनता है। घुमाव के कारण जो दोरे की आकृति है वो अर्धचंद्राकार हो गई, यानी यहां पर ये हवा है वो घूम घूम के और वापस आएगी, और इस कारण से ये रेत है वो आगे से आगे शिफ्ट होती रहेगी। तो इस तरह से यूं कह सकते हैं कि ये जो बालू का स्तूप है यानी बरखान वाले वो आगे से आगे शिफ्ट होते रहते हैं। तो इसलिए ये मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थल के विस्तार में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले बरखान प्रकार के दोरे होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं। अब देखिए सीधे हो गए अनुप्रस्थ, आड़े हो गए सीधे हो गए अनुदैर्ध्य, आड़े हो गए अनुप्रस्थ हो गए, बरखान हो गए, कुछ विशिष्ट हो गए तारा आकृति के हो गए, बहुत बड़ा घेरा बनता है तो उसको बोल दिए पैराबोलिक प्रकार का। इस तरह से जैसा कोई भौतिक आकृति लगती है उस आधार के ऊपर बालू का स्तूप या दोहे का अपन प्रकार बता सकते हैं। उसी तरह से ये जो पथरीला या बालू का स्तूप से मुक्त क्षेत्र है, इस मुक्त क्षेत्र को भी अपन आगे बांट सकते हैं। अब इसको बांटने के लिए इस पथरीले भाग के अंदर किस प्रकार के भाग है, यानी एक तो हो सकता है चट्टान। जब रेगिस्तान में बड़ी बड़ी चट्टान मिलती है तब इस चट्टान वाले प्रकार को बोलते हैं हम्मादा, यानी रेगिस्तान का नाम है हम्मादा प्रकार का रेगिस्तान। या हो सकता है आपका पथरीला, यानी पत्थर वाले भाग है जो चट्टान से थोड़े छोटे हैं, इसको बोलते हैं रेग प्रकार का। उसी प्रकार से ये धोरे हैं, बिल्कुल ही जो या प्योर धोरे ही धोरे हैं और किसी प्रकार की पत्थर नहीं है, तो इसको बोलते हैं इर्ग प्रकार का, यानी ये जिसके अंदर पत्थर या चट्टान नहीं है उसको इर्ग बोलेंगे। इसी तरह से इन दोरों के बीच में कहीं न कहीं आपको ऐसी जगह मिलेगी जहां पर पानी इकट्ठा होता है। तो जहां पर पानी इकट्ठा होता है दलदली बाग बन जाता है। तो अपन बड़ा जानते हैं भारत का दलदली बाग है कच्छ का रण, यानी रण नाम आ गया। तो उसी तरह से राजस्थान के अंदर भी कुछ रण के क्षेत्र है, जैसे अपन जानते हैं बड़ा नाम है पोकरण। पोकरण यानी ये रण है जहां पर पथरीला बाग है और दलदली बाग बन जाता है। उसी तरह से बाप का रण, जोधपुर के पास ही थोब का रण, यानी ये रण के क्षेत्र है। तो इस तरह से अपन ने इस जो शुष्क प्रकार का मरुस्थल था उसको अपन ने देखा कि बिल्कुल बारिश कम होने के कारण यहाँ पर ये इस प्रकार की वनस्पति है, यहाँ पर कंटीली वनस्पति मिलेगी। अब इस प्रकार की वनस्पति है तो यहाँ रहने वाले जो जीव जंतु है उनके भी अनुकूलन है वो मरुस्थल को सहने के लिए होते हैं। मरुस्थल के जैसा रंग मिलेगा, पानी की कमी में जीना वगैरह, ये सारे के सारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल कम पानी की झीलें या नदियां मिलेगी, जो भी जैसलमेर के चारों तरफ एक नदी मिलती है जिसको काकने नदी कहते हैं। और यहाँ पर मानव निर्मित झीलें हैं, जैसे अमर सागर वगैरह ये झीलें हैं। तो ये जैसलमेर जिनको अपन अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये शुष्क प्रदेश हुआ। अब अपन देखते हैं दूसरा भाग, यानी पश्चिमी मरुस्थल का बी पार्ट है, जहां पर आपको 25 से लेकर और
50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब इस बी पार्ट में अर्ध शुष्क बोलते हैं। अब यहां पर अपन इसकी ज्योग्राफी देखें तो इसके पास में अरावली है। अपन अरावली की संरचना में देखेंगे कि अरावली का यहां पे आकर इस तरह से फैलाव होता है, यानी फैलाव बाईं तरफ, इस तरफ दाईं तरफ। तो यहां पर यानी ये नीचे की तरफ भाग है जो आपका दक्षिणी पश्चिमी भाग है। इस दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर अरावली यूं इस तरह से चलते चलते यूं तिरछी तिरछी है। अपन मान लीजिए यहां पर ये बड़ी नदी आती है लूणी, और लूणी एक विशिष्ट जगह, यानी अपन मान लीजिए जगह लिखी मैंने बालोतरा, बालोतरा तक आती है, यानी यहां पर बालोतरा तक ये अरावली का भाग है वो नीचे की तरफ तिरछा तिरछा है। अब इसके ऊपर कोई अगर नदी चलेगी या लूणी की सहायक नदियां हैं, अब वो नदियों का जो पानी है वो जमीन को पोर नहीं कर पाएगा, यानी जमीन के चट्टानों के ऊपर ही रहेगा। अब इसलिए ये पानी नीचे नहीं गया, अगर नीचे नहीं गया तो नमक घोल के और ऊपर नहीं ला पाएगा। इसके आगे जैसे ही अब ये जैसे अरावली की चट्टान का भाग चट्टानी भाग कम हुआ तो ये लूणी नदी का भाग है वो यहां से पोर कर करके और जमीन के नीचे जाने शुरू हो गया। अब जैसे ही नीचे जाना शुरू होगा तो यहां से नमक को घोल घोल के यानी पूरा पानी खारा हो गया, और ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेगी और सूर्य की किरणों से भाप बनेगी और पानी है वो उड़ जाएगा। यानी जैसे ही ऊपर का पानी है वो तो उड़ता रहेगा, और इस तरह से यहां पर नमक की है वो खारापन यानी सांद्रता है वो बढ़ती रहेगी। अब इस तरह से अपन देखते हैं कि जो लूणी नदी है और उसकी सहायक नदियां बालोतरा तक तो पानी है वो मीठा लाती है, और उसके आगे है वो पानी खारा हो जाता है, और लूणी आगे कच्छ किरण में जाके और लुप्त हो जाती है। अब अपन देखते हैं कि इस अर्ध शुष्क मैदान को भी अपन आगे किस किस तरह से किन भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो दक्षिण पश्चिमी भाग है इसमें है ये जो लूणी और लूणी की जो सहायक नदियां हैं, यानी लूणी और लूणी की सहायक नदियां आके और इस तरफ यहां पर इकट्ठी होती है। ये लूणी और लूणी की सहायक नदियों का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं गोडवाड़, यानी इसके लिए एक शब्द है लूणी प्रवाह का क्षेत्र है वो गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ है यहाँ की विशिष्ट भाषा है गोडवाड़ी, यानी गोडवाड़ का मतलब है कि ये जो पाली के इस तरफ पश्चिम का क्षेत्र है, बाड़मेर का इस तरफ से ये पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र है, जालोर का अधिकांश क्षेत्र है, ये सब मिलाकर और इस क्षेत्र को बोलते हैं गोडवाड़। यहाँ की एक गोडवाड़ी विशिष्ट भाषा है, गोडवाड़ की एक कल्चर है अलग से। यहाँ पर नीचे की तरफ चट्टानी भाग होने के कारण पानी है वो ठहर पाता है, इसलिए यहाँ पर कुओं से वगैरह सिंचाई होती है। तो इस तरह से ये गोडवाड़ का क्षेत्र है जिसकी अपनी अलग से एक विशेषताएं हैं। इस गोडवाड़ के क्षेत्र में जो लूणी और लूणी की जो सहायक नदियां हैं, देखो लूणी की सहायक नदियों में अपन आगे पढ़ेंगे विस्तार से। एक ही नदी है जोजरी, जो इसको यूं जैसे लूणी इधर से आ रही है तो ऊपर की तरफ यानी दायां भाग हो गया। अब दाईं तरफ से एक ही नदी आती है रोजरी, और बाकी सब है वो बाईं तरफ से आती है। बाईं तरफ से जो नदियां आती है बांडी है, गुइया है, खारी है, लीलड़ी है, ये सब की सब नदियां हैं वो बाईं तरफ से आके और लूणी के अंदर मिल जाती है, और ये लूणी और लूणी का प्रवाह का क्षेत्र बेसिन बनता है जिसको गोडवाड़ कह रहे हैं। यानी इस तरह से ये एक क्षेत्र हुआ। अब इसके बाद में गोडवाड़ के ऊपर का क्षेत्र है, ये ऊपर का क्षेत्र ये कहलाता है नागौरी उच्च प्रदेश, यानी इस भाग का नाम है नागौरी उच्च प्रदेश। उच्च का मतलब हाईलैंड है, जमीन है वो ऊपर उठी हुई है। अब इसको आपको समझने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि ये राजनीतिक रूप से कहां तक है और भौगोलिक रूप से कहां तक है। अपन देखते हैं कि भी ये जमीन जैसे ही ऊपर की तरफ है, अब ऊपर की तरफ है मीन्स ये सामान्यतः रेत से ढक नहीं पाया, यानी इसके अंदर जो भी झीलें हैं वो सुरक्षित रहेगी। अब झीलों का निर्माण कैसे हुआ वो अलग से सोचने का विषय है, लेकिन यहां पर देखते हैं कि अपन जो खारे पानी की झीलें नागौरी उच्च प्रदेश का भाग है, जैसे सांबर राजनीतिक रूप से जयपुर में पड़ेगा, लेकिन भौगोलिक रूप से नागौरिक उच्च प्रदेश का भाग है। सांबर के पास में डीडवाना, परबतसर, नावा, ये जो खारे पानी की झीलें हैं वो सब के सब नागौरी उच्च प्रदेश का भाग है। बनावट के हिसाब से ये बंजर और कंकरीला भाग है, और यहां पर बिल्कुल एक ही पर्वतमाला आपको मिलेगी। पर्वतमाला में सिर्फ परबतसर का पत्थर पर्वत
यानी पर्वतसर का पत्थर ये पर्वतीय भाग है। इस तरह से ये बीचों बीच में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग है जिसको बोलते हैं अपन नागौरी उच्च प्रदेश। इसके बाद में आगे चलते हैं तो जब जैसे भी कोई भाग अगर ऊपर उठा हुआ है तो उसके पास में क्या होगा, भाग नीचा होगा। तो आगे की तरफ आता है शेखावाटी का निम्न प्रदेश, यानी धंसी हुई जमीन है शेखावाटी के अंदर। शेखावाटी के जिले अपन जानते हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू। यहां पर ये नीचे की तरफ तो पहले से है और शेखावाटी का निम्न प्रदेश एक तो ये नीचे की तरफ है और प्लस दूसरी बात ये है कि यहां पर जो नीचे की तरफ चूने की चट्टानें, यानी पानी नीचे जाने के बाद में रुक जाएगा। तो नीचे एक तो बैठा हुआ भाग उसको खोदना आसान होता है, यानी खोदने में पहले से नीचे धंसा हुआ है। तो यहां पर कुएं विशेष प्रकार के मिलेंगे। यहां पर कुएं या नाडा नाडी बोलते हैं अपन, और या कहीं गांव में तालाब मिल गए तो सर, जैसे गांव का नाम रख दिया सीतसर, रामसर। तो जो भी शेखावाटी निम्न प्रदेश के अंदर विशेषताएं हुई कि एक तो नीचा धंसा हुआ भाग है, उस भाग को खोदना आसान है, तो जो कुएं बने उसको कह दिया जोड़े, या बड़ी नाडी बन गई, तालाब बन गया उसको नाडा या नाडी, या फिर छोटा तालाब उसका नाम रख दिया सर। उन्हीं के आधार पे गांव के नाम रख दिए सर के आगे जो भी गांव के नाम होते हैं। इस तरह से ये शेखावाटी का निम्न प्रदेश है। अपन दोहराव में देखेंगे कि यहाँ पर जो रेगिस्तान का ये पूरा का पूरा अपन पढ़ रहे हैं, अरावली से पूरा का पूरा इस तरफ है, पश्चिम उत्तर की तरफ है, वो सारा का सारा मरुस्थल है। यहाँ पर शेखावाटी के अंदर बरखान प्रकार के जो सबसे घातक प्रकार के ये अर्धचंद्राकार प्रकार के दौरे हैं वो सबसे ज्यादा आपको शेखावाटी के अंदर देखने को मिलेंगे। और यही आगे बढ़ता हुआ शेखावाटी का रेगिस्तान है वो आगे बढ़ता हुआ यानी पंजाब हरियाणा के अंदर फैलेगा, यानी मरुस्थलीकरण के नुकसान है वो अपने पड़ोसी राज्यों को भी हो रहे हैं। शेखावाटी के निम्न प्रदेश के बाद में ये भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ है और ऊपर उठे हुए भाग को बोलते हैं घग्गर का मैदान। अब ये घग्गर का मैदान क्या है ये देखते हैं अपन। घग्गर प्राचीन वैदिक साहित्य की सरस्वती या द्वाशदंती नदी है, यानी अब ये घग्गर नाम से नदी नहीं है। घग्गर मूल रूप से अभी घग्गर नाम आता है वो हिमाचल के अंदर से नाम चलता है। घग्गर आज की तारीख में मृत नदी है। अब इसका मुख्य भाग है वो यहाँ पर हनुमानगढ़ पड़ता है, यानी ऊपर से आएगी तो आते ही पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर इसको बोलते हैं नाली, अपन जनरली कहते हैं नाली चलती है घरों के आगे, तो उसी तरह से ये बड़ा जो नदी का भाग है इसको नाली बोलते हैं, यानी पानी चलने का भाग है। सामान्यतः ये नदी दिखती नहीं, मैंने कहा ये मृत भाग है, मृत नदी है। लेकिन बारिश के दिनों में क्या होगा, ये नदी बिल्कुल प्रकट होगी। प्रकट होने के कारण यहाँ पर बाढ़ आएगी, यानी हनुमानगढ़ के अंदर जो अस्थायी बाढ़ आती है वो इस घग्गर नदी के कारण है। यही घग्गर नदी यहाँ आते ही ऊपर से आके और यहाँ से मैंने कहा पूरा का पूरा भाग है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ आने के बाद में इस तरफ से आती तो ऊपर की तरफ से यानी उत्तर की तरफ से हिमाचल के कालका प्रदेश से, शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल का कालका प्रदेश, वहां से घग्गर नदी आती है। आने के बाद में इस तरफ पश्चिम में मुड़ गई और पाकिस्तान में इसी नदी का नाम है हकरा, हकरा के नाम से जानी जाती है। और पाकिस्तान का एक कस्बा है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास, इस कस्बे तक ये नदी जाती है। यानी ये नदी इस तरह से मृत नदी है और घग्गर का मैदान बनता है। अब घग्गर आएगी तो कुछ जलोढ़, यानी जल के साथ में मिट्टी लाती है, उसको जलोढ़ बोलते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी होगी। इस जलोढ़ का कुछ विशेष प्रकार है, यानी हल्के काले रंग की। तो अपन देखते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर एक तो राजस्थान कैनाल आ गई प्लस घग्गर का मैदान हो गया। इस कारण से यहाँ पर कुछ व्यापारिक फसलें हैं जैसे गन्ना है, चावल है। ये जो व्यापारिक फसलों का कारण है इस घग्गर का, जो घग्गर के द्वारा प्रवाहित करके और लाई गई वो मिट्टियों का भाग है। इस तरह से अपन ने ये देखा कि जो शुष्क भाग इसको दो भागों में बांटा, रेतीला और पथरीला, या बालू का स्तूप युक्त और मुक्त, और अर्ध शुष्क था उसको चार भागों में बांटा। चार भाग ये हो गए, यहां पर लूनी और लूनी की जो सहायक नदियां हैं जिसको लूनी बेसिन या गोडवाड़ का, लूनी बेसिन के ऊपर की तरफ आ गया ये नागौरी उच्च प्रदेश का भाग,
जिसमें खारी झीलें। फिर है जो शेखावटी, शेखावटी का भाग नीचे है, बरखान प्रकार के रेगिस्तान है, खूब सारे दौरे हैं। तो यहाँ पर जो भी नदियां आएगी वो नदियां पूरी की पूरी अंदर ही चली जाएगी, जमीन के अंदर ही चलेगी, ऊपर दिखेगी नहीं। तो यहाँ पर ये नदियां बहती है वो अंतर प्रवाही नदियां हैं, यानी जमीन के नीचे ही चलने वाली है। और अपन देखते हैं कि चूरू और बीकानेर के अंदर तो कोई किसी प्रकार की नदी है ही नहीं। इस तरह से नदियों की स्थिति है। फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर उत्तर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो घग्गर का मैदान आते हैं। जो घग्गर है वो मृत नदी है। इस तरह से अपन ने ये जो अरावली से पश्चिम और उत्तर की तरफ जो भाग देखा, ये पूरा का पूरा पश्चिमी मरुस्थल है। एक तरह से ये विश्व के थार मरुस्थल का हिस्सा है। अब अपन विश्व में थार रेगिस्तान तो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान से आगे जाते हैं तो ये मिडल एशिया, मिडल से आगे जाते हैं तो अफ्रीका और अफ्रीका का, यानी एक तरह से ये अफ्रीका का जो रेगिस्तान है उसी का हिस्सा है। अब अफ्रीका का रेगिस्तान को बोलते हैं ये जो ग्रेट पैली आर्कटिक अफ्रीकन रेगिस्तान। तो ग्रेट पैली आर्कटिक रेगिस्तान का ही पूर्वी भाग है, यानी अब अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। तो इस तरह से थार का रेगिस्तान है वो भारत, पाकिस्तान, इधर कुछ भाग गुजरात, फिर इधर देखें तो पंजाब, हरियाणा, इन जिलों में फैला हुआ है। अब पूरे फैलाव में से ये राजस्थान में कितना है, तो पूरे जो भी रेगिस्तान है उसका लगभग 60% भाग है वो राजस्थान के अंदर, यानी भारत में है। इसमें बाकी भाग किधर चला गया, बाकी पाकिस्तान में चला गया। अब जो अरावली से इधर है, इस पूरे को मैंने नाम दिया है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय। इस पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर लगभग 85% भाग है वो रेत है और 15% है वो आपके रेत धोरों से मुक्त है, यानी पथरीला भाग है। इस पूरे के अंदर अरावली से इधर पूरे के अंदर आपका लगभग 85% क्या है, रेतीला है और बाकी 15% पथरीला है। फिर अपन देखते हैं सिर्फ शुष्क की बात करते हैं, तो शुष्क में से लगभग 60%, यानी शुष्क को भी अपन ने दो भागों में बांटा है कि रेतीला और पथरीला। तो शुष्क का 60% भाग है वो रेतीला है, 40% है वो पथरीला है। इस तरह से इसका अधिकतर भाग है वो रेतीला है। अपन देखते हैं कि इस रेगिस्तान की जो थार का रेगिस्तान है इसकी कुछ विशेष प्रकार की यहाँ पर पशुओं की, वनस्पति की विशेषताएं मिलेगी। तो विशेषताओं में ये होता है कि कंटीली है तो कांटे हो गए, पत्तियां कम है, पत्तियां झड़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, पत्तियों के ऊपर वैक्स यानी मोम का भाग ज्यादा मिलेगा। जानवर मिलेंगे तो जानवरों के कान पे, नाक पे, आंखों पे बड़े बड़े बाल मिलेंगे। जानवरों का रंग है वो बिल्कुल रेत के रंग के जैसा होगा, कम पानी में जीने का, कम यूरिन पेशाब करने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। रंग है जैसे ऊंट का रंग है तो मिट्टी के जैसा ही रंग पाया जाएगा। ऊंट के अंदर देखते हैं अपन पग है वो, पांव है वो विशिष्ट प्रकार के मोटे पांव होते हैं। तो ये इन प्रकार के यहाँ पर जो भी रेगिस्तान के अंदर पौधे और जंतु मिलेंगे उन सब की एक विशिष्टताएं मिलेगी। फिर अपन देखते हैं अर्ध शुष्क के अंदर जो वनस्पति है इसको बोलते हैं स्टेपी प्रकार की वनस्पति, यानी स्टेपी। अब स्टेपी का मतलब होता है घास के मैदान। तो यहाँ पर ये जो शुष्क भाग है यहाँ पर तो बारिश बिल्कुल नहीं होती। अपन देखते हैं कि सम के दौरे हैं, यहाँ तो बिल्कुल वनस्पति से मुक्त है, यानी किसी प्रकार का कोई वनस्पति नहीं मिलती। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आते आते अर्ध शुष्क के अंदर वनस्पति मिलनी शुरू होती है, जिसमें छोटी वनस्पति यानी घास के मैदान है, कुछ झाड़ियां बन गई। लेकिन यहाँ पर वृक्ष है वो बिल्कुल आपको कम मिलेगी। बिना वृक्षों के यानी बड़े बड़े पेड़ रहित जो वनस्पति होती है उसको स्टेपीज प्रकार की वनस्पति कहते हैं। अब यहां पर देखते हैं अपन पूरा का पूरा मिट्टी का अपर्दन होता है। मिट्टी खुद है वो दौड़ती है, तो मिट्टी का जो अपर्दन है उसके कारण है वो मरुस्थल फैलता है, मिट्टी के कारण हो गया। दूसरा यहाँ पर क्षारीयता और अम्लीयता, मिट्टी की ये जो कमियां हैं, मिट्टी के अंदर जो मिट्टी की मृदा के बेकार होने के कारण है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान कैनाल भी आती है। अब राजस्थान कैनाल में लीकेज के कारण है वो दलदल की समस्या हो गई, सैम की समस्या हो गई। यहाँ पर अपन देखते हैं कि झीलें हैं, तो झीलों में जो खारापन किस तरह से हुआ, ठीक उसी तरह जैसा मैंने आपको बताया कि लूणी बालोतरा तक तो मीठी है, आगे की तरफ खारी है। तो खारा होने का कारण है कि पानी नीचे गया, नीचे से अपना नमक घोल के ऊपर लाया और जैसे ऊपर का भाग है उसमें से शुद्ध पानी तो ऊपर उड़ता रहा
और जो जमीन में पड़ा उसके अंदर खार बढ़ता गया। तो इस तरह से ठीक उसी तरह से नहर का पानी है, दलदली हो गया, उसके अंदर भी सैम की समस्या उत्पन्न हो गई। वहां पर क्या होगा कि जो भी पानी है जाएगा नीचे की तरफ, नीचे पूरा का पूरा अपने चट्टान है वो खारी है, तो खारी चट्टानों के कारण जो नमक गोल गोल के ऊपर लाएगा और इंदिरा गांधी नहर के चारों तरफ भी हजारों जो बीघा जमीन है वो बिल्कुल इस तरह से सैम की या खारेपन के शिकार होकर और मिट्टी है वो बेकार हो रही है। तो इस तरह से ये आपका हुआ पश्चिमी मरुस्थलीय भाग।